वेलकम स्टूडेंट। आज हम हमारे अगले टॉपिक अम्ल एवं क्षार के गुणधर्मों में अम्ल तथा क्षार की विद्युत चालकता को समझते हैं। तो यहाँ पे आपका क्रियाकलाप नंबर 6 है कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं, इसको समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्रियाकलाप नंबर 6। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ आपको सामग्री चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 ml का बीकर चाहिए, रबड़ का कार्क चाहिए, आलपिन चाहिए और तांबे का तार चाहिए, स्विच चाहिए, बल्ब चाहिए और 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो ये सामग्री होने पर आप इस प्रकार से तार को संयोजित करके आप बिल्कुल इसकी चालकता को समझ सकते हैं कि क्या अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन हो पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमको चाहिए 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब ये है कि ये जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे, सांद्र नहीं रहेंगे, है ना। उसमें जल की मात्रा होगी। तो देखिए हम इस HCl का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल इस चित्र के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए जब स्विच के माध्यम से, है ना, ऑन किया जाता है तो यहाँ पे बल्ब जो है जलने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे हमने 9वीं की कक्षा में पढ़ा है कि जब किसी अम्ल या क्षार को जल में घोला जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि अम्ल है H+ आयन ये देता है। साथ ही यदि इसी अम्ल को ही देखें तो H+ आयन और Cl- आयन, तो इस प्रकार से 2 आयनों में यह जो है विभक्त हो जाती है। ठीक वैसे ही क्षार जो है, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं तो NH+ और OH- के रूप में यह वियोजित हो जाती है। तो चाहे वह अम्ल हो या क्षार हो, अपने अपने आयनों में वो वियोजित हो जाते हैं। कब? जब उसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो ये आयनित हो रही है, इसको आप कब समझेंगे? जब इसमें स्विच ऑन करने पर, है ना, स्विच ऑन करने पर इसमें बल्ब जलने लगेगा, है ना। जल गया इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनीकृत हो रही है और आयनीकृत होने से विद्युत का चालन होती है ना। तभी क्या होता है, बल्ब जो है जलने लगता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इसको आप लोग करके देखेंगे। ठीक ऐसी ही क्रियाकलाप आपको तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए करनी है और देखना है कि उसमें बल्ब जल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें भी बल्ब जो है जलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे वह अम्ल हो या क्षार हो, ठीक है, हम जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत का चालन जो है होने लगता है। कौन सिद्ध कर रहा है कि इसमें विद्युत का चालन हो रहा है? बल्ब का जलना जो है सिद्ध कर रहा है कि इसमें विद्युत का चालन हो रहा है। तो यह क्रियाकलाप आपको क्या बता रहा है कि आयनिक यौगिक अपने, देखिए यहाँ पे, कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते रहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। मतलब विद्युत का चालन ये किससे स्पष्ट हो जाता है? जब जो है बल्ब जो है जलने लगती है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं आयनीकरण क्या है इसकी ओर।
अब देखिए ये आयनीकरण क्या है। तो जैसा हमने शुरू क्रियाकलाप में देखा कि अम्ल और क्षार जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विद्युत का चालन करने के लिए अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अर्नियस नामक वैज्ञानिक ने 1884 में उन्होंने भी अपने अवलोकनों के आधार पर इनके कुछ गुण को बताया। तो उसने इसमें क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, है ना, जिनके अणु जो है जल में घुल करके या बोल सकते हैं जलीय विलयन में H+ आयन, ठीक है, जैसे ये अम्ल है H2SO4, जब इसको जल में घोला जाता है तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्नियस ने अपने अवलोकनों के आधार पर बताया। अब आयनीकरण मुख्य रूप से क्या है वो देखिए यहाँ से स्पष्ट होता है। आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो आयनीकरण देखिए क्या बोला गया इसमें, मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता, पदार्थ की विलयन में उसकी सांद्रता कितनी है और उनके आयनन की वियोजित होने की दर या क्षमता कितनी है, इस पर निर्भर करेगा। अर्थात यदि पदार्थ में सांद्रता अधिक है और उसमें वियोजन होने की दर अधिक है तो आयनीकरण क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और यदि उस विलयन में उसकी सांद्रता कम है उस पदार्थ की और उसकी आयनन क्षमता भी यदि कम है तो स्वाभाविक है उसका आयनीकरण कम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्वांते अगस्ट आर्नियस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है देखिए कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में, ठीक है, विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन और OH- आयन बनने के आधार पर समझाया, है ना। इसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आर्नियस के बारे में बताया गया है। तो मुख्य रूप से आप लोग क्या समझे, आयनीकरण क्या है कि अम्ल हो चाहे क्षार हो, उनका जो है आयनों में विभक्त होने की एक प्रक्रिया है, चाहे वह उसकी सांद्रता अधिक हो या कम हो, ठीक है। यदि सांद्रता अधिक होगी तो आयनीकरण अधिक होगा और उसकी सांद्रता कम होगी तो आयनीकरण कम होगा। साथ ही और किस पर निर्भर करती है कि उसकी आयनन होने की क्षमता पर, दर पर। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आया क्या, सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है। तो इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप है 7।
चलिए इसमें क्या कहा गया है, आप देखिए ग्लूकोज यहाँ पे बोला गया है कि ग्लूकोज के बारे में कि 100 ml के एक बीकर में आपको 50 ml ग्लूकोज विलयन लेना है और विलयन को लेकर के आपको क्रियाकलाप नंबर 6 के समान उसको व्यवस्थित करना है और उसमें अवलोकन करना है कि बल्ब जलता है या फिर नहीं। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 6 ये बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज के विलयन में जब इस प्रकार से तारों को संयोजित करने के बाद जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब जो है नहीं जलता है, जो क्या स्पष्ट कर रहा है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन है लेकिन वह आयनित नहीं हो रहा है। अब ग्लूकोज का सूत्र देखते हैं, देखिए क्या है ग्लूकोज का सूत्र, C6H12O6। तो यहाँ पर देखिए कि यौगिक में हाइड्रोजन है लेकिन वह आयनित नहीं होता है। करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम आगे तो बल्ब का जो नहीं जलना है ये क्या प्रदर्शित करेगा कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है उसमें आयनन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, अतः यह अम्ल नहीं होगा। मतलब ये स्पष्ट नहीं करता है कि सभी जो यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो H+ आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अतः यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 8 आता है, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शुष्क परख नली में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेनी है, फिर इसमें 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको परख नली की दीवार की सहायता से डालना है। फिर परख नली में कोई गैस निकल रही है इसका अवलोकन करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके मुंह के समीप नीला लिटमस पेपर ले जाना है, क्योंकि नीला लिटमस पेपर अम्ल की पहचान कराता है ना। तो आपको शुष्क वाला ले जाना है। कौन सा वाला ले जाना है, शुष्क वाला। शुष्क मतलब सूखा वाला। अब आपको अवलोकन करना है कि इस स्थिति में क्या लिटमस पेपर का रंग जो है बदलता है, और यदि नहीं बदला तो आप पुनः जो है इसके बाद क्रिया को दोहराते हुए आप गीला लिटमस पेपर ले जाते हैं। तो क्या आपने अवलोकन किया कि लिटमस पेपर का रंग बदला, तो इस स्थिति में बिल्कुल गीले लिटमस पेपर ले जाने पर जो है उसका रंग जो है बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि जब हमने शुष्क लिटमस पेपर ले गए यहाँ पे, तो वो लिटमस पेपर जो है अपना रंग नहीं बदलता, लेकिन जैसे गीला वाला ले जाया जाता है उसका रंग जो है बदल जाता है, नीले से लाल हो जाता है। तो स्पष्ट करता है कि क्या स्पष्ट करता है कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, शुष्क अवस्था में नहीं। चलिए इस क्रियाकलाप को एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि परख नली में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लिया जा रहा है, फिर इसमें H2SO4 जो है दीवार की सहायता से डाला जा रहा है। तो इस स्थिति में गैस बाहर निकलती है। किससे निकलती है, इस निकास नली से। ठीक है, अब उस गैस को एक जगह जो है सेंटर पर फोकस करने के लिए ये निकास नली लगा दी जाती है कारक की सहायता से, है ना, ताकि आपको रिजल्ट देखने में आसानी हो। तो आप जब शुष्क वाला अर्थात सूखा वाला लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलती है, अर्थात उसका रंग नहीं बदलता है। लेकिन जैसे ही गीला वाला ले जाते हैं, आर्द्र वाला, है ना, तो देखते हैं कि नीला लिटमस लाल हो जाता है, जो स्पष्ट कर देती है कि केवल जलीय विलयन में ही अम्ल जो है H+ आयन जो है देते हैं। ठीक,
ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे यौगिक हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्षार, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनन के आधार पर हम यह भी पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है अम्ल प्रबल है या दुर्बल है और कौन सा क्षार प्रबल और दुर्बल है। ठीक है, इसके लिए हमको उसकी आयनन को समझना पड़ेगा कि किसी यौगिक द्वारा यदि वो अम्ल है या क्षार है तो उसके अणु जो है पूर्णतः यदि आयनित हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना, देखिए, यदि अणु जो है चाहे वो यौगिक हो, अम्ल या क्षार, ठीक है, मतलब यौगिक अम्ल या क्षार के रूप में हो तो उसके अणु यदि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है प्रबल अम्ल और क्षार कहलाएंगे। यदि वह अणु जो है आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो वह जो है दुर्बल अम्ल और क्षार कहलाएंगे। ठीक है, मतलब उसके आयनन होने की जो मात्रा है, आयनित होने की जो मात्रा है वो बताती है कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, या प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। यदि पूर्णतः आयनित होते हैं तो प्रबल अम्ल क्षार कहलाएंगे, यदि आंशिक रूप से आयनित होते हैं तो दुर्बल अम्ल क्षार कहलाएंगे। ठीक है, आगे आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है पहले वाले प्रश्न में कि निम्न में से अम्लों को पहचानिए। यहाँ पे है, देखिए, HNO3, Na2CO3, Ca ब्रिकेट्स OH ट्वाइस और है HCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमने आयनन के माध्यम से समझा है ना, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल है और OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार है। तो यहाँ पे देखिए HNO3 और HCl ये जो है H+ आयन देते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? अम्ल होंगे। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। ठीक है, तो इसमें अम्ल क्या क्या है? HNO3 और HCl। ठीक है, ये दोनों जो है क्या है? अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। अभी हमने पढ़ा ना कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कैसे होता है। वो उसके आयनन की प्रक्रिया के ऊपर निर्धारित होती है, मात्रा के ऊपर निर्धारित होती है कि वो कितना प्रबल और दुर्बल है। ठीक है, तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसकी आयनन की जो मात्रा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। वो जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल कहलाएगा। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनकी जो आयनन की जो प्रक्रिया है वो आंशिक रूप से होती है। ठीक है, जब इसको जल में घोला जाता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार कहलाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, देखिए क्या कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है। कारण समझाइए। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को
ठीक है, NaOH। तो यहाँ पर इसको जब लाल लिटमस पेपर में रखा जाता है, कौन से लाल लिटमस पेपर में? सूखे, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका रंग जो है नीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा क्रियाकलाप में कि जैसे अम्ल के बारे में देखा है ना, या यहीं आप देख सकते हैं इस क्रियाकलाप में अम्ल के बारे में कि जब लिटमस पेपर को शुष्क वाले को ले जाया जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आर्द्र वाले को ले जाया जाता है, गीले वाले को, तो वह जल्दी से ही आयनित हो जाते हैं और लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्षार है, ये भी जो है जब सूखा वाला लिटमस पेपर होता है तो उस समय उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ समय पश्चात वह नीला होने लगता है। क्यों? कारण यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के साथ धीरे धीरे वो आर्द्र होने लगता है, नम होने लगता है ना, जिससे वो OH आयन देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिटमस पेपर का जो रंग है वो नीला होने लगता है। ठीक है, तो सूखे अवस्था में तो यह नहीं हो रहा था। इसका कारण क्या हुआ कि यह भी जब माध्यम जो है नमी युक्त हो तभी यह OH आयन्स देते हैं, जिसके कारण यह जो रिजल्ट है देखने को मिला कुछ समय पश्चात। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं। क्यों? तो इसका कारण ये है कि सल्फ्यूरिक और एसिटिक अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, है ना, जबकि ग्लूकोज और स्टार्च ये जल में घुल करके H+ आयन नहीं देते। अर्थात कह सकते हैं कि ग्लूकोज और स्टार्च जो है अम्लीय गुण का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो है H+ आयन देने की वजह से अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जो है आयनित हो रही है एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि ग्लूकोज और स्टार्च का जो विलयन है वो आयनित नहीं होता। इसके लिए हम विद्युत चालन द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट, हम आगे देखेंगे अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल और कितने दुर्बल, है ना। तो चलिए, तो विलयन की प्रबलता और दुर्बलता, वैसे तो हम उसके आयनन के मात्रा पर भी, क्षमता पर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए अब हमारे पास क्या आ गया है? pH स्केल। अर्थात यहाँ पर pH स्केल की सहायता से हम उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर हम उसकी प्रबलता और दुर्बलता को बता सकते हैं। अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि, जैसे इस सारणी में आप देख रहे हैं, सारणी नंबर 4 में, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए मोल प्रति लीटर में, आप देखेंगे 0 से लेकर के -7 तक है, अर्थात घटते हुए क्रम में, तो वह अम्ल 7 से नीचे है तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है -8 से लेकर के 14 तक है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। उसी प्रकार से OH आयन की सांद्रता जस्ट इसके अपोजिट होगा, है ना। OH आयन की सांद्रता अम्ल में आप देखेंगे कि यह जो है 14 से लेकर के 8 तक के होंगे, जबकि यहाँ पर क्षार में 6 से लेकर के 0 तक होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है कि उस विलयन में H और OH आयन की सांद्रता कितनी है।
तो इसको हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? पीएच पैमाने के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ये पीएच है क्या चीज़। तो एक बार और रिपीट कर दूं कि हम अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल है, इसको हम पीएच स्केल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक, कौन है डेनमार्क के वैज्ञानिक? सोरेनसन। इन्होंने एक पैमाना विकसित किया 1909 में, जिसको कहा जाता है पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पे पी का तात्पर्य पोटेंज और एच का मतलब है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की ताकत कितनी है। एच मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की ताकत कितनी है अर्थात मात्रा कितनी है, इसको प्रदर्शित करता है। तो पीएच का मतलब आप क्या समझ गए कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा अर्थात हाइड्रोजन की जो है शक्ति उसमें कितनी है, आयनन की जो शक्ति है वो कितनी है, ये है। तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं पीएच मान को? इसका मतलब क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की मात्रा या शक्ति। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि पीएच स्केल से हम उसकी हाइड्रोजन आयन या OH आयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इस स्केल में 0 से लेकर के 14 अंक तक जो है पैमाने में अंकित होता है, या बोल सकते हैं इसमें भाग होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। ठीक है, कि वह कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। चलिए, तो जिस स्केल के बारे में हम बात कर रहे थे वो स्केल आपके सामने प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं चित्र नंबर 6 में। इसमें क्या बताया गया, देखिए रंग सिर्फ मार्गदर्शन के लिए दिया गया है, अर्थात पीएच स्केल वास्तव में होता क्या है। तो ये एक कागज़ है, मान के चलिए, ठीक है, रंजक कागज़, जो कि जब इसको विलयन में डुबाया जाता है तो उस विलयन, अब विलयन है मतलब वो जली विलयन ही होगा, स्वाभाविक है। तो उसमें जब डुबाया जाता है तो उसकी सांद्रता जो है रंगों के माध्यम से प्रदर्शित होता है ना। जैसे हम उस पीएच स्केल को एक कागज़ के रूप में होगा वो, उसको जब डुबोते हैं किसमें, विलयन में, तो उसका रंग यदि इस प्रकार से नीला या लाल आ जाता है, तो नीला आने पर हम देखेंगे कि उसकी जो सांद्रता हमको 11 मिल जाती है, और लाल आने पर उसकी सांद्रता हमको 0 मिल जा रही है। या जो कलर आता है उस आधार पे हम उस रंग के आधार पे उसका सांद्रता जो है ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जो रंग आता है उसको इस स्केल से मैचिंग किया जाएगा, जिससे उसके जो पीएच मान की सांद्रता है वो हमको मिल जाएगी। तो जो अंक आएगा वही उसकी सांद्रता रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम पीएच मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है, लिटमस पेपर द्वारा और सार्वत्रिक सूचक जो पीएच मान है उसके द्वारा आपको विभिन्न पदार्थों का विलयन का आपको प्रकृति और पीएच मान जो है ज्ञात करना है। जैसे नींबू है, नींबू का रस लिटमस पेपर द्वारा हम ज्ञात करते हैं तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है ये ज्ञात हो जाएगी, है ना। जैसे नींबू यदि अम्ल है तो वो जो है लाल लिटमस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, नीले लिटमस को लाल कर देगी। उसी प्रकार से सार्वत्रिक सूचक में इसका पीएच मान जो है 7 से नीचे रहेगा। ठीक, वैसे दूध है, टमाटर है, खाने का सोडा है, तो इन सभी का आपको ज्ञात करना है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आप जानते हैं कि पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। ठीक है, तो इसे हम क्रियाकलाप नंबर 9 में
भिन्न पदार्थों के pH मान भी हमने प्राप्त किया है। तो किसी क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या तात्पर्य है? अब इसको समझते हैं। देखिए, शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है H+OH- आयन। ठीक है, आंशिक आयन होता है ये। और यदि इसको यदि विपरीत कर दिया जाए तो यही H+ और OH- आयन जो है H2O का निर्माण करता है। तो आगे इसी में बढ़ते हैं। तो जब इसका आंशिक आयनीकरण होता है तो प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ आयन और OH- आयन उपस्थित रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अम्लीय विलयन में कुछ मात्रा में OH आयन और क्षारीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ आयन जो उपस्थित होते हैं। अर्थात H तथा OH आयनों की संख्या व्युत्क्रम संबंध को दर्शाते हैं, है ना। और जब विलयन में H आयनों की संख्या अधिक होती है और उस विलयन में OH आयनों की संख्या कम होती है तथा विलयन में OH आयनों की संख्या अधिक होती है और H+ आयनों की संख्या कम होती है, तो इस प्रकार से विलयन जो है एक प्रकार से देख सकते हैं व्युत्क्रम संबंध को दर्शा रही है। अर्थात किसी विलयन में H+ आयन की मात्रा अधिक होने पर OH आयन की मात्रा कम होगी और OH- आयनों की मात्रा अधिक होने पर H+ आयन की मात्रा जो है कम होगी, संख्या कम होगी। अर्थात आप उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जो सारणी 4 में दिखाया गया है इसके सापेक्षिक मान को। अब देखिए, विलयन में यदि H+ आयन की मात्रा अधिक है, जैसे यहाँ पे 10⁻14 है, और यदि इस विलयन में OH- आयन की मात्रा संख्या कम है, जैसे 10⁻0 है, तो वह जो विलयन होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और यदि विलयन में H+ आयन की मात्रा जो है मोल प्रति लीटर में यदि अधिक है, जैसे यहाँ पे 4 है, और OH की यदि -10 है, ठीक है, तो देख रहे हो ना, इसके विपरीत यहाँ पे देख सकते हो, तो वह जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि H+ आयन मोल प्रति लीटर में इसकी सांद्रता यदि 0 से लेकर के यदि 6 तक है तो वो अम्ल है, और यदि 8 से लेकर के 14 तक है तो वो क्षार है। और यदि उस विलयन की जो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता यदि 7 निकल जाती है तो वह विलयन होगा उदासीन। तो इस प्रकार से जलीय विलयन का जो pH मान है वो 7 ही होता है। ठीक है, तो सारणी में आपने देखा कि जो pH 7 पर H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता लगभग कितनी है? 10⁻7 मोल प्रति लीटर, है ना। आप देख सकते हैं इसमें दोनों की सांद्रता सेम है, अर्थात बराबर है यहाँ पे। तो इस प्रकार यह जो है pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और आप इससे और समझ सकते हैं कि यदि pH स्केल में 7 से कम है विलयन का यदि pH मान, तो वो अम्लीय होगा, और जो 7 से अधिक है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। धन्यवाद। आगे का वीडियो जल्दी ही डाल दिया जाएगा।